इस केस को होने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने एक नया कानून पास किया जो कि इतिहास को बदल के रख देने वाला था। इस केस को समझने के लिए सबसे पहले आपको फिलीपींस के लापू लापू शहर के मार्कोटा टाउन में जाना पड़ेगा, जहाँ पे रहती थी क्रिस्टी लियू। ये जो क्रिस्टी लियू थी, इसको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से पाला जाता है। इसको बहुत प्यार करती थी उसकी माँ। ये लड़की काफ़ी ही जॉय नेचर की थी और काफ़ी हैप्पी रहती थी। 10 मार्च को ऐसा क्या हुआ था, इस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा क्रिस्टीन के लाइफ के बारे में समझना पड़ेगा। आखिर कौन थी ये क्रिस्टीन और करती क्या थी ये क्रिस्टीन, जिसकी उम्र 16 साल थी और उसे BTS बहुत सारे एनिमीज देखना बहुत पसंद थे। तो उसकी माँ जो थी वो एक दिन बाज़ार जा रही थी शॉपिंग करने के लिए, तो वो क्रिस्टीन से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। क्रिस्टीन भी उसके साथ बाज़ार मार्केट करने जाती है और मार्केट करते करते तकरीबन शाम के थोड़े लेट हो चुका था। वो घर पे आती है, आके थोड़ा बहुत एनिमी देखती है। और क्रिस्टीन जो थी एक बहुत ही धार्मिक लड़की थी जो कैथोलिक धर्म से आती थी। और कैथोलिक आपको नहीं पता तो क्रिश्चियन में एक धर्म होता है कैथोलिक, ठीक है। तो वो कैथोलिक धर्म से आती थी और बहुत ही रिलीजियस लड़की थी। वो हर शाम चर्च जाया करती थी प्रेयर करने के लिए और वो वहाँ पे वॉलंटियरिंग करती थी, सेवा करती थी। तो उस दिन भी वो थोड़े बहुत एपिसोड देखने के बाद 10 मार्च के दिन वो चर्च जाती है और चर्च जाकर अपना सेवा पानी करने लगती है। वहाँ पर उसकी चर्च में सेवा पानी करने के बाद वो शाम को 8 बजे अक्सर अपने घर पे लौट जाया करती थी। पर इस दिन 10 मार्च के दिन वो जाती तो सही है पर लौट के नहीं आती है। शाम के 6:30 बज जाते हैं और इसकी माँ देखती कि अभी तक क्रिस्टीन है। माँ सोचती कि चलो वो 8 बजे तक आ जाती है। शाम के 7:30 बज जाते हैं। अब इसके फादर भी बाहर से घर पे आ जाते हैं। अब इसकी माँ थोड़ी परेशान हो जाती है। 8 बज जाते हैं फिर भी ये लौट के नहीं आती है। इसकी माँ मोहल्ले में चारों बगल खोजती है मेरी बेटी कहाँ है। उस खोजने के बाद भी कुछ खास पता नहीं चलता है। फिर क्या था, इसकी माँ पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि हमारी बेटी चर्च में जाने के बाद उसके बाद मिली ही नहीं। पर वो जो डेढ़ IQ के पुलिस वाले होते हैं ना, इतने पागल पुलिस वाले, वो उसके गांव में ही जाके उसकी तलाश करते हैं, उसको खोजने की कोशिश करते हैं। पर उसे क्या पता होता है कि वो तो ये गांव में है ही नहीं। पुलिस वाले उसके गांव में, जहां पर वो गांव वाले पहले ही छानबीन कर चुके थे और पुलिस वाले भी उसी एरिया को देख रहे थे, पर क्रिस्टीन का कुछ पता नहीं चलता है। एक नई सुबह होती है और उसी लापू लापू शहर के एक किसान ने पुलिस वाले को फ़ोन करके बताता है कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है और इस लाश की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इसको पहचानना भी मुश्किल है कि ये लाश किसकी है। पुलिस वाले मौके पे पहुँचते हैं और मौके पे पहुंचकर क्रिस्टीन के फैमिली को भी फ़ोन करके बुलाया जाता है और उसे पहचान करने के लिए कहा जाता है कि कहीं ये आपकी ही तो बेटी नहीं है जो 2 दिन पहले ही लापता हुई थी। क्रिस्टीन के माँ बाप वहाँ पे पहुँचते हैं और जब उस लाश को देखते हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल उसको पहचानना तो नामुमकिन ही था, पर उसके कपड़े को देखकर उसे पहचान किया जाता है। उसकी लाश इतनी बुरी तरह से होती है, उसके शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं होता है, सिर्फ उसने एक जीन्स पहनी थी और वो भी जीन्स आधी उतरी हुई थी। ये पुलिस वाले को देखकर उसके दिमाग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके फेस को एक आधे टुकड़े से काट दिया गया था। अगर आपने कभी पिज्ज़ा ऑर्डर किया होगा तो पिज्ज़ा को कैसे एक स्लाइस काट दिया जाता है और एक स्लाइस को गायब कर दिया जाता है, उसके फेस के एक स्लाइस को काट के ही अलग निकाल दिया गया था। और यहीं पर हैवानी नहीं रुकती है, उसके फेस को बीच से चीर कर सर को ऐसे फाड़ कर बीच में एसिड भरा जाता है दिमाग के अंदर में, और उस एसिड की वजह से उसका दिमाग जो होता है वो पूरी तरह से गल जाता है। यहीं पर वो नहीं रुकते हैं। उसके बाद इसकी इतनी बुरी कंडीशन देखने के बाद लोगों के मन में एक अलग तरह का गुस्सा उठ गया था कि इसकी इतनी बुरी तरह से हालत की हुई गई। उसके सर को स्लाइस की तरह से काट के निकाल दिया गया था। उसके सर के अंदर में एसिड भर दिया जाता है, इवन कि उसके गले को चीर के उसके शरीर में भी एसिड घुसाया जाता है। इतनी बुरी तरह से कौन ये मर्डर कर सकता था। पुलिस वाले उस बॉडी को हॉस्पिटल भेजते हैं और इसकी ऑटोप्सी करवाते हैं। इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज़ सामने आती है वो दुनिया को और परेशान कर देने वाली थी। दरअसल इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आता है कि इसके सिर्फ गले में और सर में ही एसिड नहीं बल्कि पेट को चीरकर उसमें भी एसिड को भरा गया था। इसके प्राइवेट पार्ट में बड़े बड़े चाकू, बड़े बड़े तलवारों को अंदर डाला गया था, जिससे इसके ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उसमें ब्लीडिंग होने लगी थी। और ये तब हो रहा था जब वो जिंदी थी।
उसके बॉडी में उसकी जान बाकी थी और उसको जिंदा ही उसके गले को काट दिया जाता है और उसके साथ जिंदा ही ये सब कुछ किया जाता है। ये सुनकर दुनिया में जो भी लोग थे फिलीपींस के, उसके अंदर में इतना गुस्सा आ गया था जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूँ। इवन कि पुलिस वाले को ऑटोप्सी रिपोर्ट में झूठ बात बतानी पड़ी थी वहाँ के लोगों को, और वो वहाँ के लोगों को झूठ क्या बताए थे कि इसका रेप नहीं हुआ है। वो वहाँ पर 2 थ्योरी देते हैं। थ्योरी ये थी कि हो सकता है या तो जो इंसान इसका काम किया होगा, जो भी इसकी ये हसर की होगी, या तो वो माल फूंक के रखा होगा या फिर वो साइको होगा। ये थ्योरी दुनिया के सामने आती है पुलिस वालों की तरफ से, पर इसका कातिल कौन था ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ था। पुलिस वाले अच्छे से खोज पड़ताल करते हैं पर कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर पुलिस वाले इसके माँ बाप से पूछताछ करने जाते हैं तो माँ बाप इसको बताती है कि हमारी जो बेटी थी उसे एनिमेस BTS वगैरह देखना बहुत ही पसंद था। तो इसके माँ बाप बोलते हैं कि ये फ़ोन है, आप इसके फ़ोन को चेक कीजिए। जब पुलिस वाले उसके फ़ोन को चेक करते हैं तो उसमें एक नंबर निकलता है जो कि जॉन का होता है। पता चलता है कि जॉन इसका एक्स बॉयफ्रेंड था जिससे उसकी ब्रेकअप हो चुका था। पुलिस वाले उस जॉन के घर पे जाते हैं और उसे जॉन को उठा करके पूछताछ करने लगते हैं। पूछताछ करने पे भी तो जॉन कुछ नहीं बताता है। जब पुलिस वाले इस जॉन की सेवा पानी करते हैं तो सेवा पानी करने के बाद ये जॉन कुछ भी नहीं बताता है। जॉन बताता है कि मैं घर पे था, और वो बताता है कि मेरे गांव वाले से, मेरे अड़ोस पड़ोस से पूछ लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। उसके बाद क्या है कि पुलिस वाले इसे कोर्ट में पेश भी कर देते हैं और इसके ऊपर इंजाम भी सबूत कर दिया जाता है और इसे सज़ा भी सुना दिया जाता है। पर इसके घर वाले अब भी केस लड़ रहे थे, क्योंकि अब हो ना हो यहाँ के जो लोगों को लग रहा था कि ये काम करने के लिए कोई साइकोपैथ और बहुत ही एक एक्सट्रीम लेवल की माइंडसेट चाहिए जिसने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पर ये जॉन में उतनी एबिलिटी थी ही नहीं, तो यहाँ के पब्लिक को भी लगने लग गया हो ना हो जॉन सच बोल रहा है, और फिर पुलिस वाले को इसे रिहा करना पड़ता है। अब ये केस इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग बन चुका था कि पूरे फिलीपींस की जनता प्रोटेस्ट करने लगी थी और आगजनी की घटना होने लगी थी। उसके बाद वहाँ की जो गवर्नमेंट है इस केस को एक सबसे बड़े इंटेलिजेंट को सौंपती है जिसका नाम है NBI। ये केस NBI के हाथ में जाता है और NBI भी इसे अच्छे से खोजबीन नहीं कर पाती है। वहाँ के लोगों का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। वो जानना चाहते थे कि इस चीज़ को किसने अंजाम दिया है। फिर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और आपको लेके चलता हूँ 21 अप्रैल का दिन। 21 अप्रैल को यानी कि जब कुछ समय बीत जाते हैं तो 21 अप्रैल के दिन ऐसा क्या होता है कि उसके गांव में यानी लापू लापू शहर के गांव में ही एक दुकान में चोरी होती है। जब इस दुकान में चोरी होती है तो उसके जो दुकानदार होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं चोर को और पुलिस के हवाले कर देते हैं। ये लड़का का नाम होता है रोनेटो। ये रोनेटो नाम का लड़का उस दुकान में चोरी कर रहा था और पुलिस उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ लेने के बाद जब पूछताछ करते हैं तो एक ऐसी खुलासा दुनिया के सामने होती है जिसके बारे में दुनिया प्रोटेस्ट कर रही थी। सारे लोग जो इसके जस्टिस के लिए मांग कर रहे थे, जो इतने सालों से जिसे कातिल को ढूंढा जा रहा था, दरअसल वो अब पुलिस स्टेशन में ही था। पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने के बाद ये एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसको सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। दरअसल वो बताता है कि मैं रोनेटो हूँ और मैंने ही ये सब कांड किया है। पर जब पुलिस पूछती है कि कैसे किया, डिटेल्स में बताओ, तो वो फिर एक ऐसी वारदात सुनाता है जो मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ। दरअसल वो बताता है कि मेरी नज़र इसके ऊपर पिछले बहुत दिनों से थी। इसका एक बॉयफ्रेंड था जॉन। जब इससे उसका ब्रेकअप हुआ तो मुझे पता चला, क्योंकि ये बहुत अकेली रहने लग गई थी, तो क्रिस्टीन को मैंने मैसेज किया फेसबुक पर। फेक आईडी बनाकर क्रिस्टीन को मैसेज किया गया था किसी और नाम से, और क्रिस्टीन को बहुत बातें करती थी। अब यहाँ पे क्रिस्टीन भी खुश रहने लग गई थी। रातों रातों को चैट हुआ करता था। और जब 10 मार्च का दिन आता है तो क्रिस्टीन मैसेज करती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्रिस्टीन बोलती है कि मैं चर्च जा रही हूँ और चर्च से निकल के मैं तुमसे मिलूँगी। क्रिस्टीन 10 मार्च को चर्च तो जाती है और 6:30 बजे क्रिस्टीन जब चर्च से निकलती है और निकल के उसको मैसेज करती है कि मैं चर्च के बाहर खड़ी हूँ, तुम कहाँ हो, जल्द से यहाँ पर आओ। क्रिस्टीन को वो मैसेज में कहता है कि मैं भी चर्च के बाहर ही हूँ
और जब क्रिस्टीन आसपास दिखती तो उसे कोई नज़र नहीं आता है। तभी दूर खड़ा कोई 43 इयर्स का मैन उसे ऐसे हाई करता है। तो क्रिस्टीन पहली बार तो सोच के ऑकवर्ड हो जाती है और धीरे धीरे वो मैन उसकी ओर बढ़ता रहता है। जब वो उसके पास जाता है तो बोलता है, तुम जिसे ढूंढ रही हो मैं ही हूँ वो। क्रिस्टीन यहाँ पर थोड़ा सोचने लगती है कि यार, मैं बोलती है कि मैं जिससे बात कर रही थी वो तो 24 से 23 साल का लड़का था, उसकी फेसबुक फ़ोटो से पैसा पता चल रहा था, और तुम कहाँ 43 इयर्स के हो। तो क्रिस्टीन बोलती है, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, मैं जाऊँगी। पर ये जो 43 साल का रोनेटो था वो उसके पीछे ही पड़ जाता है। बोलता है, नहीं तुम भले ही कुछ भी करो पर मेरी फीलिंग सच्ची है, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। ये वो डिस्डेस बातें बताने लगता है। वो भी 43 ईयर्स एंड 17 ईयर्स, कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना, आप खुद सोच के देखो। वो उसे ज़बरदस्ती करने लगता है। पर ये जब सब कुछ हो रहा था, एक लास्ट CCTV फोटो सामने आती है जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। इस CCTV फुटेज में देखा जाता है कि ये जो लड़का है ये रोनेटो ही होता है और ये क्रिस्टीन होती है। पर क्या होता है कि जैसे क्रिस्टीन जा रही थी तो वो उसे समझा रहा था कि ये वो डिस्डेस, पर एक ऐसे जगह जाती है और क्रिस्टीन जब नहीं मानती है बात को तो वो उसका माइंड पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। क्योंकि ये जो रोनेटो होता है ये तो पहले से ही माल पीते रहता है, माल फूक के आया हुआ लड़का रहता है, पूरा नशा में धुल। तो ये उसे ज़बरदस्ती करने लगता है। जब क्रिस्टीन नहीं मानती तो उसका हाथ पकड़ कर एक गली में लेके जाते हैं और वो गली लापू शहर के ही किसी एक गांव के खेत में निकलता था। वो उस खेत में जा कर के सबसे पहले तो उसका रेप करती है। उसके बाद उसके शरीर को बहुत ही धारदार चाकू से उसके फेस को काट दिया जाता है। जिंदा ही होती है, उसके फेस के एक स्लाइस को निकाल जाता है। पिज्ज़ा के कैसे एक स्लाइस को निकाल कर कोई खाता है, उस तरह उसके फेस के स्लाइस को निकाल जाता है। चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट में इतनी बार इंसर्ट किया जाता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। बहुत बार इंसर्ट किया, जिससे उसके इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। कुछ समय बीत जाने के बाद जब ये मर जाती है तो इसे लगता है कि मैं अब पकड़ा जाऊंगा, इसको ये जब लोग गांव के लोग पहचान जाएंगे ये तो क्रिस्टीन है, तो मैं फंस जाऊंगा। इसमें दिमाग ये लगाता है कि वो पास के गांव के दुकान में जाता है और वहाँ से एसिड लेकर के इसके सर में, इसके शरीर में एसिड भर जाता है और ये सोचता है कि जब सुबह होगा तो इसका जो फेस है वो पूरी तरह से गल जाएगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये डेड बॉडी किसकी थी। ये एसिड भर देता है, पर अनफॉर्चुनेटली इसका फेस तो जल जाता है, लेकिन इसके कपड़े और इसके जो ऑटोप्सी किया जाता है इससे इसकी पहचान हो जाती है। पहचान होने के बाद इसे जेल में सेल में बंद कर दिया जाता है और इसके जो गांव वाले लोग थे और वहाँ के फिलीपींस के लोग थे अब ये मांग कर रहे थे कि यहाँ पर एक नया कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए, यानी कि पेनल्टी टू डेथ। फिलीपींस में एक कानून पहले हुआ करता था, डेथ यानी कि मृत्युदंड दिया जाता था, लेकिन एक समय के बाद मृत्युदंड को हटा दिया गया क्योंकि कोई भी कितना बड़ा भी जुर्म करे उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस केस को होने के बाद वहाँ की सरकार को फिर से मृत्युदंड को लागू किया जाता है कि मृत्युदंड दिया जाए। 17 मई 2019 वो सेल में ही एक खबर आती है कि सेल में ये जो रोनेटो था अब वो वहाँ पर जिंदा नहीं है। पता नहीं वो कैसे मर गया, क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन अब ऑफिस मतलब ये था कि ना बहुत सारी जनता बाहर में हल्ला कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, जस्टिस की मांग कर रही थी। तो उसने सुसाइड किया या फिर आप तो वो खुद समझदार हो, कुछ भी हो सकता है, भाई जेल है, तो उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। ये थी आज की कहानी क्रिस्टीन लियो की, जो कि एक बेदर्द मौत मर गई सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने किसी और पे भरोसा किया था, वो भी एक फेसबुक आईडी से बात करके। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ऑनलाइन किसी पे भरोसा नहीं किया। आजकल के टाइम में जो भी ज़्यादातर क्राइम हो रहे हैं वो ऑनलाइन ही, मतलब आपको स्कैमर्स आते हैं, आपको फंसाते हैं, ये वो। अभी रिसेंटली मैंने एक स्टोरी सुनाई थी आपको हनी ट्रैप के बारे में, जहाँ पर एक जमशेदपुर का लड़का होता है जिसके बॉडी की 17 टुकड़े कर दिए जाते हैं इंस्टाग्राम की चैट के थ्रू से। तो ये थी आज की कहानी क्रिस्टियानो लियोन की, जो कि फिलीपींस की कहानी थी, जो आज मैंने आपको बताई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।